नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुराबली मैनपुरी। कक्षा 11 में मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसको नाम है दोलन। और दोलन में हम मुख्यतः सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी तक हमने पीछे पढ़ा था, शुरू में पढ़ा था, मैकेनिक्स में पढ़ा था कि गतियाँ पढ़ी थी, गतियों के प्रकार पढ़े थे। उसमें मुख्यतः रेखीय गति पढ़ी थी, वृत्तीय गति पढ़ी थी। आज हम एक अलग तरह की गति के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमारी जो गति होगी वो आवर्ती गति होगी। उसी में हम आवर्ती गतियों की कैटेगरी पढ़ेंगे और फिर उसमें हम सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोलन क्या होता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ इस तरह से, जैसे ये यहाँ पे कोई द्रव्यमान लटका हुआ है और इस तरह से गति होती है, एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ कोई पिंड गति करता है, तो ऐसे गति को हम कहते हैं दोलन हो रहे हैं। दैनिक जीवन में हमें दोलनों का बहुत सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी इसी पर आधारित हैं। देखिए, दोलन के बाद हम आते हैं आवर्ती गति पर। देखिए, आवर्ती गति क्या होती है? वह गति जिसका एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति हो, बार बार वो उस गति को रिपीट करती रहे, उसको हम कहते हैं आवर्ती गति। अब देखिए, आवर्ती गति में जैसे हमारे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति, ये एक आवर्ती गति का उदाहरण है। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की गति, ये भी एक आवर्ती का उदाहरण है, क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल के बाद हर एक की पुनरावृत्ति हो रही है। इसी तरह से किसी सरल लोलक की गति, ये भी एक आवर्ती गति है। और इसी तरह से हम पढ़ते हैं आपके स्प्रिंग में लटके हुए द्रव्यमान की गति, ये भी एक आवर्ती गति का उदाहरण है। लेकिन इसमें हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि सरल आवर्त गति क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं सरल आवर्त गति। इसमें दो चीजें होनी चाहिए, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति वह गति होती है, नंबर एक, जो आवर्ती हो। सरल आवर्त गति का होना, आवर्ती गति होना जरूरी है। और दूसरा पॉइंट इसमें होता है, उसमें उत्पन्न त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, विस्थापन के ऋणात्मक चिन्ह के अनुक्रमानुपाती हो। ये उत्पन्न त्वरण है, ये समानुपाती होने चाहिए माइनस विस्थापन के। अगर ये शर्त लागू हो जाती है, इस तरह की हमारी शर्त लागू हो जाती है, तो हम ये कहेंगे कि वो हमारी गति सरल आवर्त गति होगी। अब इसमें बहुत सारी गतियां ऐसी होती हैं जिसमें ये शर्त लागू नहीं होती। जब ये शर्त लागू नहीं होती तो हम उसको आवर्ती गति तो कह सकते हैं, लेकिन हम उसको सरल आवर्त गति नहीं कह सकते। तो अब हम इसका एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमारी आवर्ती गति हो रही है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण। हम सरल आवर्त गति में विस्थापन निकालेंगे, वेग निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं विस्थापन। देखिए, जैसे ये कोई वस्तु है या कोई पिंड है, कोई वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है इस तरह से, इसकी त्रिज्या ए है, ए वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। पिंड या कण यहां पर पहुंच जाता है, किसी क्षण पिंड यहां पर होता है पी बिंदु पर, ये ओ है और ये ओमेगा, इसको ओमेगा टी को थीटा, ये विस्थापन। ए क्या है? वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या।
और ये इसका लंब है m, व्यास AB पर। PM क्या है? लंब पाथ, जिसको हम कहेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ओ क्या है? ये विस्थापन है माध्य स्थिति से, ये बाई माध्य स्थिति से विस्थापन। देखिए, जब ये कण P वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तो इसका जो लंब पाद होगा वो इस तरह से कुछ गति करेगा, यहां से O से ये यहां तक जाएगा, फिर लौट के आएगा और फिर यहीं आएगा। तो इसका जो लंब पाद है अर्थात PM, ये इस व्यास पर सरल आवर्त गति करेगा। तो हमने मान लिया T स्थिति में, यहां से यहां तक जाने में T सेकंड का समय लगता है, तो ये लंब पाद है जो वो यहां पे आ जाता है। तो त्रिभुज OPM में, ये देखिए OPM में देखिए, ये इसका OM अपॉन OP बराबर साइन थीटा। अब देखिए OM किसके बराबर होगा? OM होगा बाई के बराबर, ये होगा A बराबर साइन थीटा, और बाई इज इक्वल टू A साइन थीटा, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी। जहाँ पे ओमेगा क्या है? ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई n, और या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। जहाँ पे टी क्या है? इसको पूरा परिक्रमा करने में लगा समय अर्थात परिक्रमण काल इसके आप मात्रक सेकंड होगा। और दूसरा इसका टी क्या है? ये एन क्या है? एन है आवृत्ति। तो देखिए बच्चों, इस समीकरण को हम कई रूपों में देख सकते हैं। एक तो ये रूप है ही, एक इस तरह से भी लिख सकते हैं ए साइन 2 पाई एन टी, इस रूप में भी हम देख सकते हैं। इस रूप में भी देख सकते हैं ए साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, इस रूप में भी देख सकते हैं। अब बात आती है ए क्या है? ए है यहाँ माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी, ये जो एम है वो अधिकतम यहीं तक जा सकता है, इसको हम कहेंगे आयाम, अधिकतम विस्थापन, इसी को हम बोलेंगे आयाम। तो ये जो समीकरण है, ये नंबर 1, 2 और 3, ये क्या है? ये हमारे सरल आवर्त गति के सरल समीकरण हैं। सरल समीकरण। अब बात आती है, ये हमने सरल आवर्त गति के विस्थापन समीकरण लिख लिया। अब इसमें एक चीज आती है कि हम कुछ और भी समीकरण लिख रहे हैं, इसमें यह हमें बताना होगा कि कौन कौन से सरल आवर्त गति के समीकरण हो सकते हैं। देखिए, जैसे मैं नंबर 1 मैंने ये समीकरण लिखा, बाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। दूसरा, बाई इज इक्वल टू ए सेक ओमेगा टी। तीसरा, बाई इज इक्वल टू ए कॉसेक ओमेगा टी। बाई इज इक्वल टू ए
टेन ओमेगा टी बाई इज इक्वल टू ए कॉट ओमेगा टी बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब इसमें देखिए, इसको हम साइन के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, मतलब हम इस रूप में इसको तो व्यक्त किया जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये तो हमारा विकट करेगा सरल आवर्त गति समीकरण, ये व्यक्त नहीं करेगा कि इस रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, ये नहीं व्यक्त करेगा, ये व्यक्त नहीं करेगा, ये व्यक्त नहीं करेगा, लेकिन ये व्यक्त करेगा। कैसे व्यक्त करेगा? देखिए इसमें हम क्या करें, हम y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुणा कर दें और भाग देते हैं। देखिए कैसे, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अगर हम एक समीकरण त्रिभुज बना लें इस टाइप से, और इसमें एक कोण ये थीटा ले लें, ये ले लें ए, ये ले लें बी, और ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें ये क्या चीज़ होगी, ये देखिए ए अपॉन ये, इसको बी ले लीजिए और इसको ए ले लीजिए, तो बी अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी को पहले लिख लिया इंटू कॉस थीटा। इसी तरह ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो इस तरह से ये हमारा सूत्र आ जाएगा अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इस तरह से इसका आयाम होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हमारा समीकरण आ गया जो कि एक सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है। तो इसमें हमारे कुछ पद आते हैं, जैसे हम समीकरण जब हम यूँ लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी, तो ये हमारा आयाम कहलाता है। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एन कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, ये टी जो है वो इसका परिक्रमण काल कहलाता है। तो इस तरह से हम सरल आवर्त गति के विस्थापन समीकरण को हम बाई इज इक्वल टू जनरल में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई, इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ फाई हमारा 0 भी हो सकता है और फाई का मान 180 और फाई का मान 90 भी हो सकता है, इस तरह से। और इस राशि को हम बोलते हैं कला ओमेगा टी प्लस फाई, ये कला कहलाती है। तो इस तरह से हमने सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण पढ़ा, या ये कहिए कि सरल आवर्त गति के विस्थापन हम कैसे प्रकट करते हैं। अब इसी में आता है हमारा सरल आवर्त गति के जो विस्थापन समीकरण है उसका ग्राफ किस तरह से प्राप्त होता है। देखिए इस चीज को हम प्रत्यावर्ती धारा में हम उपयोग करते हैं। तो देखिए अगर हमने ये समीकरण लिया है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इस तरह से लिया है, सरल समीकरण लिया है, या y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, तो हम एक टेबल बनाते हैं। इसको इस तरह से भी ले सकते हैं ए साइन थीटा, इस तरह से भी ले सकते हैं, इसमें थीटा लिया, इसमें टी लिया, और इसमें हमने लिया बाई। देखिए 0 0 0, थीटा 90, ये होगा t/4, और ये होगा a, ये 180, ये होगा t/2, और ये होगा 0। फिर उसके बाद ये 270, ये होगा 3t/4, और ये होगा -a, और फिर इसके बाद 360, ये होगा t,
और ये होगा 0। इसी चीज को हम ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें तो कुछ ग्राफ हमें इस टाइप से प्राप्त होता है। इस तरह से देखिए, यहां पे हम लेते हैं यहां पे 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360, ये तो हो गया थीटा। इसी तरह से यहाँ पे 0, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t, ये हो गया t। और इस पर ले रहे हैं विस्थापन। तो इस टेबल के अनुसार हमारा ग्राफ इस तरह से मिलेगा, ये इस तरह से, ये होगा अधिकतम विस्थापन और एक ये दूसरी तरफ विस्थापन होगा। ये मान लगभग बराबर ही होंगे, इस टाइप से, इस तरफ से बराबर, इस तरफ से। तो देखिए, ये माध्य स्थिति की स्थिति है, ये दोनों तरफ सरल आवर्त गति होगी। इसी तरह से अब हम निकालना चाहते हैं आपके सामने सरल आवर्त गति में इसमें वेग, सरल आवर्त गति में वेग कितना होता है। इसके लिए फिर वही एक वृत्त लेंगे, ये मानते हुए कि कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। तो देखिए, इसकी ये स्थिति पैदा होगी, ये b वेग से गति कर रहा है, इस तरह से b वेग से जब गति करेगा, यहां पर इसका वेग b है, ये कण है p। अब देखिए, ये अगर हमने थीटा लिया, थीटा को हम बाद में ओमेगा t लिख लेंगे, तो ये भी थीटा इक्वल टू ओमेगा t होगा। इसके दो घटक होंगे, इस वेग के दो घटक होंगे, एक घटक इधर की तरफ होगा और एक घटक इधर की तरफ होगा। तो देखिए, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये कहलाएगा v cos थीटा और ये कहलाएगा v sin थीटा। अब देखिए, इसमें सरल आवर्त गति कौन कर रहा है, ये m कर रहा है, किसके, इस व्यास AB पर, इसके व्यास AB, ये m गति कर रहा है। तो देखिए, b का एक घटक v cos थीटा, ये क्या है, m की गति के अनुदिश है। कहने का मतलब ये है कि जिधर m गति कर रहा है उधर ही ये घटक जा रहा है। और एक दूसरा घटक है v sin थीटा, ये वाला घटक, ये v sin थीटा, ये m की गति के लंबवत है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, गति में इसका कोई योगदान नहीं है, गति में योगदान है इसका। तो यही हमारे क्या होगा, सरल आवर्त गति का में वेग होगा। तो सरल आवर्त गति में वेग क्या होगा, ये होगा, इसको हम प्रदर्शित करेंगे u से, इक्वल टू v cos थीटा, और v को हम लिख सकते हैं a ओमेगा, इस वाले सूत्र v इक्वल टू r ओमेगा, लेकिन r की जगह यहाँ पे क्या होगा a, तो ये हो जाएगा a ओमेगा। तो ये u बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t, क्योंकि थीटा को हम ओमेगा t लिख सकते हैं। तो ये समीकरण आ गया। अब इसकी हम दूसरे रूप में भी इसको हम लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमें अभी पढ़ा था हमने y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू बाई अपॉन ए। अब देखिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो देखिए, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो गया, ओमेगा टी क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लग तो हम ले लेंगे, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो कॉस ओमेगा टी हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए।
ये मान हम यहाँ रख देंगे तो u इज इक्वल टू क्या होगा, u होगा a ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया तो u इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। एक समीकरण ये आ गया। अब देखिए माध्य स्थिति में, जब यहां पर माध्य स्थिति में विस्थापन शून्य होगा, स्थिति में y इज इक्वल टू 0 होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा तो u कितना होगा, u अधिकतम होगा, मैक्सिमम। और अधिकतम विस्थापन की स्थिति में जब हमारा पिंड यहां पर होगा तब क्या होगा, वेग विस्थापन पर क्या होगा, y इज इक्वल टू a तो u इज इक्वल टू 0। तो देखिए जब कोई भी पिंड या कण सरल आवर्त गति कर रहा होता है तो माध्य स्थिति से जब गुजरेगा, जैसे यूं दोलन कर रहा है, तो जब माध्य स्थिति से गुजरेगा तो विस्थापन शून्य होगा लेकिन वेग अधिकतम होगा, और जब विस्थापन अधिकतम होगा तो हमारा वेग है वो शून्य होगा। तो ये एक विशेष इसकी गति की सरल आवर्त गति की एक विशेषता आई। अब इस चीज से हम ग्राफ भी बना सकते हैं। हमारा ग्राफ यहाँ पे किस टाइप का प्राप्त होगा, कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। देखिए इस तरह से, देखिए ये अधिकतम ओमेगा है, ये u, और इसमें ये हमने t लिया तो ये t/2, ये t/4, ये 3t/4 और ये t, इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा। तो देखिए जब विस्थापन शून्य है तो वेग अधिकतम, और जब वेग अधिकतम है तो विस्थापन शून्य। अब इसी तरह से हम निकाल देते हैं सरल आवर्त गति में, हम निकालते हैं त्वरण। तो देखिए सरल आवर्त गति में त्वरण के लिए हमारा व्यंजक क्या होगा, इसको भी आप जान लें। इसी तरह से हम सरल आवर्त गति में त्वरण को भी निकाल लेंगे। देखिए कोई कण वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है इस टाइप से, इसकी त्रिज्या a है, a त्रिज्या है, और हमने ये पता था इसका जो लंब पाद होगा वो इस व्यास पर सरल आवर्त गति करेगा। किसी क्षण पिंड यहां पर है या कण यहां पर है तो इसमें जो b वेग से गति कर रहा है तो इसका अपकेंद्री त्वरण होगा v²/a, वो केंद्र की ओर होगा। इसके दो घटक होंगे, अगर ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी ले, एक घटक इधर की तरफ होगा और एक घटक इधर की तरफ होगा, ये भी थीटा होगा तो ये हो गया v²/a cos थीटा, और एक हो गया v²/a sin थीटा। तो देखिए v²/a cos थीटा ये वाला घटक है वो m की गति के लंबवत है, m की गति के लंबवत। और दूसरा घटक है v²/a sin थीटा। ये क्या है, ये है m की गति के समानांतर। तो यही हमारा त्वरण होगा। तो देखिए सरल आवर्त गति में त्वरण क्या होगा, F इज इक्वल टू v²/a sin थीटा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा a, a² sin थीटा। और देखिए F इज इक्वल टू ओमेगा a sin थीटा, और ये क्या है, बाई है। तो जब हम बाई लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा,
क्यों? क्योंकि एफ और वाई एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है, ये नीचे की तरफ है, तो ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि एफ और वाई एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, और यही हमारी सरल आवर्त गति का समीकरण हो गया। अब देखिए माध्य स्थिति में क्या होगा, स्थिति में y इजिकल टू 0 तो f इजिकल टू 0, और अधिकतम विस्थापन की स्थिति में क्या होगा, क्या होगा, y इजिकल टू a तो f इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a, ये हमारा अधिकतम हुआ। तो इस तरह से हमने सरल आवर्त गति में सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण पढ़ लिया, सरल आवर्त गति में वेग पढ़ लिया, और सरल आवर्त गति में त्वरण को पढ़ लिया, जिससे कि हमें तीनों चीज़ें स्पष्ट हो गई। इसमें हम आपको कुछ होमवर्क भी देंगे जो आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें हमें ये बताना होगा कि सरल आवर्त गति और की क्या विशेषताएं हैं। नंबर 2, सरल आवर्त गति के उदाहरण हमें बताने होंगे, और इसी के साथ साथ हमें ये बताना होगा क्या सरल लोलक सरल आवर्त गति की गति करता है या सरल आवर्त गति के नियमों के अनुसार गति करता है। ये कुछ उदाहरण हैं, जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने हैं, समझने हैं। मैं समझता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से पसंद आ गया होगा। धन्यवाद।